बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रामर के एमसीक्यूज़ के चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किए हुए और इन चैप्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब का कंप्लीट करवाने के बाद आज मैं आपको एडवर्ब स्टार्ट करवाऊँगा। इससे थोड़ी सी आपको आगाही दूँगा और कोशिश करूँगा इसके जितने भी रूल्स हैं आसान से आसान को लिया हो, जो आपको आसानी से समझ आ जाए, जो आसानी से आप अटैम्प्ट कर सको। और एडवर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो आप देखें, अगले लेक्चर सारे पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह आज के चैप्टर में ना एडजेक्टिव की डिग्रीज भी मैंने डिस्कस करनी है, इसी तरह प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी डिस्कस करना है। तो ये आपको तभी पता होगा जब आपने प्रोनाउन का और ऑब्जेक्टिव का आपने कंप्लीट सुना होगा। इसमें मैंने आपको डिटेल से प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट भी और एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री का नाम दिया था। तो काइंडली अगर आपको वो नहीं पता डिग्रीज का तो पहले आप उन रूल्स को सुने, क्योंकि आपने एमसीक्यू सारे करने हैं तो आपको इन डिग्री से आगाही ज़रूरी है। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो तो एडवर्ब का है। मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताऊंगा और क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन का ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं जस्ट उनमें से जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उनको डिफ़ाइन करूँगा, उनको आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको मैं पीछे ये सारी बातें बता चुका हूँ। तो एडवर्ब में आपको प्रोनाउन से और इसके साथ साथ एडजेक्टिव का लाजमी डिस्कस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तब आप एडवर्ब को सही समझ सकते हैं। तो एडवर्ब को अगर आप मैं डिफ़ाइन करूँ ना, तो एडवर्ब देखें, एडवर्ब है यहाँ पे, देखें आप एडवर्ब, वैसे तो एड ए डबल डी एड होता है, तो यहाँ पे एड एडवर्ब क्योंकि वर्ब के साथ जुड़ गया तो इसलिए इसके साथ एडवर्ब आ गया, डबल डी नहीं लगाया हमने। तो अब देखिए, ऐड से कहते हैं जमा करने को, वर्ब हो गया जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि किसी काम को कहते हैं, किसी फेल को कहते हैं, जो वर्ड हरकत को शो करता है, जिसमें काम होना जाहिर किया जाए, वो वर्ब होता है। अब एड वर्ब को अगर डिस्कस करूँ ना, तो एड वर्ब वो वर्ड है, जिस तरह मैंने एडजेक्टिव को आपको बताया था कि वो वर्ड जो किसी नाम के बारे में हमें बताता है, मैं डिटेल से आपको वर्ब के चैप्टर में भी उसके बारे में बताया था। इसी तरह एड वर्ब, जिस तरह एडजेक्टिव जो है वो नाम के बारे में डिस्कस करेगा, इसी तरह एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब के मज़ीद इजाफा करेगा, किसी वर्ब के आप देख लें कि किसी भी वर्ब में वो मज़ीद इजाफा करेगा। जैसे देखिए आप कि दौड़ना है, अब एक वर्ब है दौड़ना, एक वर्ब है भागना, एक वर्ब है उछलना, ये सारे काम को शो कर रहे हैं। अब अगर वो दौड़ता है तो हमने डिफाइन करना कि वो कैसे दौड़ता है, आया कि तेज़ दौड़ता है, आहिस्ता दौड़ता है। हम ये तेज़ दौड़ना और आहिस्ता दौड़ना, दौड़ना तो हो गया वर्ब, लेकिन जो साथ हमने तेज़ लगा दिया ना, तो ये दौड़ने के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। इसी तरह हर वो वर्ड जो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, वो जाता है तो कैसे जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये सारे एडवर्ब है जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। ये सबसे आसान कुलिया है एडवर्ब को समझने का, वो वर्ड जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। ठीक है, कोई भी वर्ब आप देख ले, जैसा देखिए लिखता है, तो अब लिखना उसका कैसा लिखना है, उसकी हैंड राइटिंग जो उसकी लिख रहा है, जो रीडिंग कर रहा है, जो राइटिंग कर रहा है, और हाउ ही इज़ या हाउ शी इज़ राइटिंग, लिख कैसा रहा है, आपने उसका लिखना बताना है, बहुत प्यारा लिख रहा है, बहुत गंदा लिख रहा है। अब ये प्यारा और गंदा जो है, लिखना जो है इसका, ये एडवर्ब में आ जाएगा। लिखना है तो आपने बताना है कैसा लिखना है। अब इसी तरह अगर उछलना है तो किस तरह उछल रहा है, बहुत ऊंचा उछल रहा है, बहुत नीचे उछल रहा है। अब इसी तरह अब दौड़ता है तो आपने बताना है कैसा दौड़ना है। ये बेशुमार वर्ब्स आप देख लें कि अब इसी तरह अब पेंट करना होता है, पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग कैसे कर रहा है, अगर वो तस्वीरें बना रहा है तो कैसे तस्वीरें बना रहा है, अगर वो दरख्त पे चढ़ रहा है तो कैसे चढ़ रहा है। हर वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब की समझ आ चुकी होगी। तो एडवर्ब के रूल्स को, एमसीक्यूज़ को, जो एमसीक्यूज़ में जो एडवर्ब के रूल आते हैं वो आपको बता दूँ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को आप सबसे पहले नोट कर ले। ये पेपर में रिपीटेड है, ये पेपर में रिपीट होता रहता है। बाकी एमसीक्यूज़ भी आपको जो जो साथ साथ बताता रहूँ, जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसका मतलब है कि वो पेपर में रिपीट होते हैं और ये आगे भी चांसेस है ये दोबारा भी पेपर में आ सकते हैं। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एग्जांपल्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की
जो कुछ वर्ड्स है जिनमें आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे देखें, अगर किसी सेंटेंस में एगो यूज़ होता है, किसी सेंटेंस में लास्ट यूज़ होता है, येस्टरडे, पास्ट टाइम, कोई भी गुजरा वक्त यूज़ होगा, तो इन सब के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना होता है। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ये आप याद रख लें। ठीक है, कोई सब्जेक्ट ना लगाएं, बस आप इतना याद रख लें इस टेंस में आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और कोई भी पीछे हेल्पिंग हम नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट आपकी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगी। जैसे देखिए, ही वेंट, वेंट गो से वेंट हुआ है, तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है। तो ये जब भी वर्ब रिपीट होती है, ये जस्ट अपने साथ सेकंड फॉर्म लेते हैं, इनके साथ किसी किस्म का कोई भी जो है ये हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होता। तो अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर देखें, एगो यूज़ हुआ है, लास्ट यूज़ हुआ है, येस्टरडे यूज़ हुआ है, या कोई पास्ट टाइम को अगर आप साइड पे भी रखते हैं ना, तो ये तीन वर्ड हैं, एगो के साथ, येस्टरडे के साथ, ये पेपर में ज़्यादा रिपीट होता रहता है। जैसे देखें, एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है, ही हैज़ रिटन अ लेटर 2 days ago। 2 days ago, एगो ऑलरेडी पास्ट टाइम को शो कर रहा है। एगो कहते हैं बिफोर को, पहले को। 2 दिन पहले उसने लेटर लिखा था, 2 दिन पहले उसने खत लिखा था। अब एक तो प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट की बात की यही है, तो पास्ट का अगर एगो आ जाता है, यहाँ पे मैं यस्टरडे यूज़ कर लूँ, यहाँ पे मैं लास्ट डे यूज़ कर लूँ, तो इस सूरत में यहाँ पे सेकंड वर्ब, सिर्फ सेकंड वर्ब। अब देखिए, रिटर्न है, तो हमने राइट, रोट और रिटर्न, वर्ब की फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो रोट जो वर्ब आ जाएगा, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। इस सेंटेंस को हमने एगो की वजह से चेंज कर दिया, हमने राइट से रोट में चेंज कर दिया। इसी तरह, ही हैड लर्नड द लेसन येस्टरडे, येस्टरडे वर्ड आया है। आप ये 2-3 वर्ड है सिर्फ, एगो है, लास्ट है, येस्टरडे है, और एगो और येस्टरडे को आपको बताया, ये ज़्यादा आप अपने माइंड में रखें। अगर ये वर्ड रिपीट होती है, तो इन वर्ड्स की सूरत में हमने पास इंडेफिनिट मतलब सेकंड वर्ब लगाना है, हमने पास इंडेफिनिट यूज़ करना है। हमने यहाँ पे हैड नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। लर्नड है तो हमने जस्ट लर्नड लगाना, हमने इसके साथ किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करना। उम्मीद करता हूँ ये इतना मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, या इतना मुश्किल रूल नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकेगा। 2-3 वर्ड है, आपको बताया कि इन 3 वर्ड्स की सूरत में आपने सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। ठीक है, रूल नंबर 51। 51 में अब देख ले, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम देख ले आप, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को आपसे आगाही ज़रूरी है, बाकी किसी एडवर्ब को मैं नहीं छेड़ता। ऐसा एडवर्ब जिसमें आप देखिए, वो वर्ब जिस वर्ब में टाइम का बताया जाए, ऐसा वर्ब जिसमें टाइम का बताया जाए, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जिस तरह देखें कि अब सेंटेंस में अगर आप देखें ना, तो अब यहाँ पे ही फ्रीक्वेंटली गोज देयर, गो मतलब जाना होता है। इसका रूल आपको समझा दूँ, पहले एडवर्ब ऑफ टाइम देख लिया आप क्या होता है। ही फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली होता है क्विकली, फास्टली, जल्दी से। गोज जाना, अब जाना है उसका, तो कैसा जाना है, अब जाना है तो किस तरह करके वो जाता है, बड़ी तेजी के साथ जाता है, बड़ी जल्दी जाता है, हरी से जाता है। अब ये देखें, उसका जानने के बारे में है, तो जानना उसका जो है हमने डिफाइन किया कि उसका जानना कैसा जानना है, फ्रीक्वेंटली। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम में कि उसका वक्त बताना, आपने किस तरह का वक्त गुजरा। जैसे देखिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें कुछ लिखे हुए हैं, ऑलवेज है, एवर है, हमेशा, वो जाता है। अगर मैं गो वर्ब लेता हूँ ना, सिर्फ गो वर्ब, तो गो वर्ब के साथ ऑलवेज गो, हमेशा जाता है। अब जाता है तो कैसे जाता है, हमेशा। एवर, एवर भी हमेशा को कहते हैं, ऑफन कहते हैं अक्सर को, सेल्डम कहते हैं रेयर को, बहुत कम, ये रेयरली। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, जितने वर्ड लिखे हुए एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब वो वर्ब जिसके साथ ये टाइम को शो किया जाए, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इस एडवर्ब ऑफ टाइम को, सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आपने ये रूल ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह का मिलता जुलता रूल आगे भी रिपीट होगा, आप इस रूल को सही समझें। मैं अगले रूल, अगर आप ये समझ जाते तो अगले रूल को मुझे डिफाइन करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैंने बताया, ये रूल जो है ये सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा, इसके अलावा कोई और एडवर्ब आ जाता है उसके लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसमें जगह का बताया जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर उसमें आदात का बताया जाएगा, उसके मैनर्स किस तरह के, उसकी आदात किस तरह की है, वो सारे आप एक साइड पर रख ले। जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम की सूरत में आपने ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ये सीक्वेंस जिसमें ये 3 उन्होंने बताया है। पहला क्या है कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में रिपीट हुआ हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में रिपीट हुआ हुआ है, तो आपने उस सेंटेंस का सीक्वेंस कुछ इस तरह रखना है कि पहले आप इज, एम, आर, वाज, वर,
ये अगर इज एम आर वाज वार सेंटेंस के अंदर लगे हुए हैं तो सबसे पहले आप इज एम वाज वार को रखेंगे, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को रखेंगे, फिर उसके बाद आपने लास्ट में वर्ब को यूज़ करना है। देखिए इन तीनों की, जिस तरह ये है और ये है, अगर सेंटेंस में किसी जगह पे अब ये तीनों यूज़ हुए हुए हैं तो आपने इनका सीक्वेंस कुछ ऐसे रखना है। लेकिन अगर सेंटेंस में ये यूज़ नहीं हुआ हुआ, इज एम आर वाज वर्ब को यूज़ नहीं किया गया, जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम को और वर्ब को यूज़ किया हुआ है, तो आप जो नी चीज़ यूज़ की उसको आप बेशक रहने दें। बस आपको बताया सीक्वेंस आपने ऐसे रखना है कि पहले अगर ये यूज़ किया तो पहले इसको रखना है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को, फिर अपने वर्ब को। जिस तरह एग्जांपल में आप देखें, ही गोज फ्रीक्वेंटली देयर, नीचे बताया हुआ गोज वर्ब है, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है और देयर यहाँ पे आगे एक और वर्ड है। तो आप देखें कि हमने जो सीक्वेंस रखना है, हमारे पास यहाँ पे इज़ तो कोई नहीं लिखा हुआ, हमने इसमें से इज़ को तो इग्नोर कर दिया, यहाँ पे इज़ को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन आगे जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। पहले वर्ब आ गया, फिर उसके बाद एडवर्ब आया, जबकि यहाँ पे टाइम ऑफ जो एडवर्ब ऑफ टाइम की सूरत में पहले हमारा टाइम वाला एडवर्ब आना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो उसकी तरतीब सीधी हम क्या करेंगे, एडवर्ब को हम पहले ले जाएंगे और वर्ब को इसके बाद ले आएंगे। नीचे एग्जांपल में आप देखें तो ही फ्रीक्वेंटली गोज देयर, हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले रखना होता है, वर्ब को बाद में रखना होता है। इसी तरह नीचे ही ऑफन इज इल, अब यहाँ पे इज यूज हुआ है, यहाँ पे देखें इज, तो इज जो है पहले आना चाहिए, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आना चाहिए, फिर अगर वर्ब आया है, जबकि यहाँ पे वर्ब को यूज नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, इज को यूज किया है। हम सेंटेंस को इज पहले रखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को रखेंगे, यहाँ पे अब वर्ब नहीं लिखा हुआ। तो जो चीज़ है आपने उस चीज़ को देखते हुए कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे है, इसी फार्मूले को देखते हुए आपने एडवर्ब ऑफ टाइम का सीक्वेंस रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद रूल नंबर 52 है, 53 है, 54 है। मैं आपको आसान सा को लिया, इसमें 55 और 56 तक, 56 तक रूल बनते हैं ये सारे। अब ये देखें, अगर 52 है, दूसरी डिग्री से पहले हमेशा मच लगता है, वेरी, मच और वेरी का इस्तेमाल है कि हमने मच किस जगह पे लगाना है और वेरी किस जगह पे लगाना है। अब दूसरी डिग्री आपको ऑब्जेक्टिव की मैंने सेकंड डिग्री पढ़ाई भी है, जिसमें देखे टाल, टालर, टालेस्ट, अब सेकंड डिग्री टालर होती है। अब इसी तरह अगर किसी जगह पे सेकंड डिग्री आती है तो उस जगह पे मच आपने यूज़ करना है। ये तो एक रूल हो गया आपका कि सेकंड डिग्री से पहले हमने मच को लगाना है। इसी तरह अगर तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे आती है तो हम इससे पहले अमूमन वेरी लगाते हैं। अब ये देखें, अगर थर्ड फॉर्म जो है, अगर वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का सेंस दे रही है, आपको तब भी पता चलेगा जब आपने एडजेक्टिव को पढ़ा होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो पीछे मैंने चैप्टर्स क्लियर किए हैं उनसे आपको आगाही लाजमी है, तब भी आप जो आगे को सही समझ सकते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव का पता ही नहीं है तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर। तो तीसरी फॉर्म जो है एडजेक्टिव के इस्तेमाल हो तो हम अमूमन वेरी लगाते हैं। इसी तरह ये रूल सारे लिखे हुए हैं, ये सारे रूल्स आपको मैंने करवाए हुए हैं। रूल नंबर 56 तक, 56 तक ये सारे रूल है। एडजेक्टिव की पहले डिग्री से पहले वेरी लगाए। इसी तरह आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे हो तो उससे पहले वेरी लगता है। अब ये रूल आप देखें, एक तो आप इन रूल्स को जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इसके मुताबिक एडजेक्टिव को देखें, प्रोनाउन को देखें, फिर उसके बाद आप इनको देखें तो आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा रूल सबसे आसान जो इसका कुलिया है, वो सबसे आसान कुलिया ये है कि वेरी और मच की गेम है सारी, कि हमने देखना है कि वेरी किस जगह पे इस्तेमाल करना है और मच हमने किस जगह पे इस्तेमाल करना है। तो मैं बच्चों को सबसे आसान कुलिया, अगर आपको इन सब से जान छुड़ानी है, अगर आपने जस्ट पेपर में मार्क्स लेने हैं तो फिर आप क्या करें, आप इन दोनों को अल्टरनेट कर दें। जिस जगह पे वेरी इस्तेमाल हुआ हो आपने जगह पे मच को इस्तेमाल कर देना है, जिस जगह पे मच इस्तेमाल हुआ आप उस जगह पे वेरी को इस्तेमाल कर देंगे। ये सबसे आसान कुलिया है। और लास्ट में बच्चों को ये समझा के, अगर कोई बच्चा समझ सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ लग सकती तो वेरी और मच को आपस में आप इंटरचेंज कर दें। जिस जगह पे वेरी है उसको मच के साथ चेंज करें, जिस जगह पे मच आप उस जगह पे वेरी को चेंज करें। इसके अलावा अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके पास रूल लिखे हुए हैं, ये सारा कुछ आपको मैंने बताया हुआ है। अब देखिए, इतने मुश्किल बातें नहीं कि आपको समझ नहीं लग सकेंगी। अगर आप समझते हैं कि हमें ये रूल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको वेरी और मच का आपको मैंने आसान सा कुलिया बताया। आप वेरी को कैसे चेंज करें मच के साथ, और मच को वेरी के साथ चेंज कर दें। यहाँ तक रूल नंबर 56 तक आपके वेरी और मच के रूल बनते हैं। फिर इसका रूल नंबर 57 है। 57 में कुछ वर्ड कहते हैं कि ये वर्ड जो है, ये वर्ड अब दैट एडवर्ब एडवर्ब नहीं है, एल वाई ली की वजह से हम कहते हैं एडवर्ब है। अब जबकि वो कहते हैं कि ये वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पे आते हैं,
एडजेक्टिव इसलिए आते हैं क्योंकि ये वर्ड नाम की तरफ इशारा करते हैं, काम की तरफ इशारा नहीं करते। जैसा देखें कि नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली। अब कहते हैं कि नवीद इज़ फ्रेंडली, मतलब इसका ये है कि नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली, नवीद ने मेरे साथ दोस्ताना सलूक किया। अब इसका मतलब है कि जो नवीद है वो दोस्ताना है, नवीद का रवैया दोस्ताना है, नवीद दोस्तों की तरह ट्रीट करता है। अब इसका मतलब है कि नवीद एक दोस्त है। अब नवीद के बारे में जो बात है कि वो एक दोस्त है, अब ये किसी वर्ब को डिफाइन नहीं कर रहा। आपको पता है एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को डिफाइन करता है, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिफाइन करता है। तो कहते हैं कि जो वर्ड, ये वर्ड आपके पास कुछ वर्ड आते हैं जिसमें फ्रेंडली है, कावर्डली है, लवली है, स्लोली है, माइजरली है, मैनली है, लॉनली है और लाइकली है, ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी नाम की तरफ इशारा करते हैं, ना कि काम की तरफ इशारा करते हैं। हमने क्या करना है, हमने इन वर्ड को अगर एडवर्ब की सूरत में चेंज करना है, अगर हमने इन वर्ड को एडवर्ब में चेंज करना है तो हमने इना मैनर इनके साथ लगाना है। जैसा देखिए फ्रेंडली है तो इना फ्रेंडली मैनर, कावर्डली है तो इना कावर्डली मैनर, लवली है तो इना लवली मैनर। अब इसी को हमने एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब में चेंज करना है। इसी तरह आप देखिए कैसे चेंज करना है, आपको बताया इना फ्रेंडली मैनर, हमने इना मैनर लगाना है इनके साथ, इनसे पहले हमने मैनर लगाना है, इन अ फ्रेंडली फिर अ मैनर। अब इन आ के लगा के फिर हमने फ्रेंडली, कावर्डली, लवली जो लगाना आपने, फिर उसके बाद मैनर को आप ऐड करें। अब इसी तरह अगर आप देखें नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली तो हो जाएगा सेंटेंस नवीद ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर। इसी तरह सलमा टाक्स लवली, सलमा टाक्स लवली है, सलमा टाक्स इन अ लवली मैनर, हमने जस्ट इस तरह करके चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ कि इतना मुश्किल रूल नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकेगा, और इसकी आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि हमने इन इसके साथ वर्ड ऐड करके मैनर को लगाना है। फिर उसके बाद रूल नंबर 58 है वेरी, जो प्रॉपर लिमिट को ज़ाहिर करता है, जबकि टू किसी मुनासिब ज़्यादती कसरत को ज़ाहिर करता है। अब लिमिटेड चीज़ हो तो वेरी को लगाएं। इसके दो रूल है समझने के, एक तो जो उन्होंने बताया कि वेरी अगर लिमिट में चीज़ है तो वेरी को लगाएं, अगर अनलिमिटेड है तो हम मच को लगाते हैं। कोई चीज़ लिमिट में आती है वेरी का, और अगर अनलिमिटेड में आती है तो हम उस टू का यूज़ करते हैं। लेकिन उससे भी आसान को लिया ये है कि जब हम किसी चीज़ की मस्बत देखते हैं, मस्बत पहलू देखते हैं, मस्बत मतलब हमें किसी चीज़ की अच्छी साइड बतानी हो तो हम वेरी के साथ बताते हैं, अगर किसी चीज़ की बुरी साइड बतानी हो तो हम टू के साथ बताते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर इसका यही यूज़ होता है। जैसा देखें कि अगर हम एंग्री हैं तो आप देखें एंग्री अच्छी बात है या बुरी बात है, ही इज़ वेरी एंग्री या ही इज़ टू एंग्री। अच्छी बात हो तो वेरी, अगर बुरी बात है तो आप उसे टू के साथ लिखें। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी के साथ आई एम टू हैप्पी नहीं करेंगे आप, टू नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। जब पॉजिटिव सेंस दिखाना हो हम वेरी के साथ लिखेंगे। अगर अच्छी बात दिखानी है तो आप इसे वेरी के साथ लिखें, अगर बुरी बात भी दिखानी है तो आप उसे टू के साथ लिखें। ही इज़ टू काइंड, काइंड मेहरबान को कहते हैं, मेहरबानी करने को कहते हैं, रहमदिली को कहते हैं। अब रहमदिली एक अच्छी सिफ्त है, हमने अच्छी सिफ्त को टू के बजाय वेरी के साथ चेंज करना है। इसी तरह अगर आप ही इज़ वेरी वीक, वीक जो कमज़ोर होना, ये किसी मस्बत पहलू को नहीं दिखाया जा रहा, किसी पॉजिटिविटी को नहीं शो किया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको टू के साथ लिखते हैं। तो ये आसान सा रूल है, इसमें आपने वेरी और टू का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर उसके बाद रूल नंबर 59 है, रूल नंबर 59 ये भी आसान सा रूल है। दूसरी डिग्री के बाद देन एनी हो तो फ़ौरन अदर लगाएं। देन एनी जब अगर दूसरी डिग्री हो, दूसरी डिग्री आपको पता है एडजेक्टिव की, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था, इन डिग्रीज को आपको लाजमी पता होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री स्लो, फिर स्लोअर, फिर स्लोएस्ट। अब सेकंड डिग्री में स्लोअर आता है। इसी तरह रूल ये है कि अगर दूसरी डिग्री के बाद देन एनी हो, ठीक है। अब जैसे क्या टालर, टालर सेकंड डिग्री यूज़ की है। अब सेकंड डिग्री के बाद अगर आप देखते हैं कि देन एनी लगा हुआ है तो देन एनी के साथ आपका अदर लगाना ज़रूरी है। ये आसान सा रूल है कि सेकंड डिग्री के बाद अगर देन एनी लगा हुआ है तो आपने इसके साथ अदर का यूज़ करना है। उसके बाद रूल नंबर 60 है। जिस तरह मैंने आपको अच्छी बात आपको और बुरी बात बताई थी, अच्छी बात के लिए सम का यूज़ किया जाता है, जबकि अगर नेगेटिव या अगर क्वेश्चन यूज़ हो हम उसे एनी के साथ लिखते हैं। अगर मस्बत बात है, जैसे देखिए जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे देखिए मैं तीन तरह के सेंटेंस आपको बोलता हूँ कि ही इज़ वेरी हैप्पी, एक सेंटेंस हो गया। ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, इज़ ही वेरी हैप्पी, तीन तरह के सेंटेंस बोले हैं। पहला सेंटेंस मेरा जो पॉजिटिव था, जिसमें
नेगेटिव नहीं लगा हुआ था, नेगेटिव या सवाल नहीं है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ना लगी हो या जिसमें सवाल किया हो तो वो सेंटेंस हम एन यूज में यूज़ करते हैं, जबकि ना और सवाल से हट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम सम को यूज़ करते हैं। जैसा देखिए, ही डिड नॉट गिव मी सम बुक, नॉट आ गया तो नॉट के लिए हम सम को यूज़ नहीं करेंगे, नॉट के लिए हम सूरत में हम एनी को यूज़ करेंगे। ही गेव मी एनी मनी, अब नॉट इसमें नहीं है, सवाल भी इसमें नहीं है, तो हम नॉट और सवाल ना होने की वजह से हम यहाँ पे सम को लगाएंगे। अब ये इसका रूल है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, मस्बत जुमले हो, हम उसके साथ सम का लगाते हैं। अगर सवाल ना में है, अगर सेंटेंस ना में है या सेंटेंस सवाल में है, तो हम उस सूरत में यानी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम सम को इसके साथ नहीं लगाएंगे। अब ये अगर आपको रूल समझ आए हैं तो इन रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज है, आप इसको अटेम्प्ट करें, आपको पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे रूल समझ आते हैं, कितने अच्छे रूल समझ आए हैं। अब फिर उसके बाद नाइदर और नार का रूल है, इसी तरह नो सूनर का रूल भी इसी तरह रिपीट होता है, लेकिन नाइदर और नार के रूल भी पेपर में रिपीटेड है, ये भी पेपर में आता रहता है। और इस रूल को समझने के लिए आप देखें, आपको हल्की फुल्की पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए कि नाइदर और नार के बाद एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि जो चीज़ नाइदर के बाद लिखी हुई है नार के बाद भी वही आनी चाहिए। जैसे देखें, नाइदर के बाद अगर नाउन लिखा हुआ है तो नार के बाद भी नाउन आना चाहिए। नाइदर के बाद अगर वर्ब लिखा हुआ है तो नार के बाद भी वर्ब आना चाहिए। नाइदर के बाद एडजेक्टिव है तो नार के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। नाइदर के बाद प्रोनाउन है तो नार के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। ये रूल है इसका, जो चीज़ नाइदर के बाद आएगी वही चीज़ नार के बाद। जैसे देखिए, नाइदर वर्ब है तो नार के बाद भी वर्ब आना चाहिए। नाइदर के बाद प्रोनाउन लिखा हुआ है तो नार के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे देखिए सेंटेंस, नाइदर ही कम्स नार राइट्स, अब ही जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे है। जब नाइदर के बाद ही है तो नार के बाद वर्ब आया हुआ है। अब देखें, एक तरफ प्रोनाउन है, दूसरी तरफ वर्ब है। रूल ये है कि नाइदर के बाद अगर प्रोनाउन है तो नार के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। हमने इस सेंटेंस को सीक्वेंस करना है, इसी सेंटेंस के अंदर देखना है कि हमने इन दोनों की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अब ये देखिए, ही नाइदर कम्स नार राइट्स, हमने क्या किया, हम इस ही को उठा के शुरू में ले गए थे। अब शुरू ले गए तो ही नाइदर कम्स नार राइट्स, इस तरह नाइदर के बाद भी वर्ब आ गया और नार के बाद भी वर्ब आ गया। तो ये रूल है, नाइदर और नार के बाद एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। जो चीज़ नाइदर के बाद रिपीट हुई है वही चीज़ नार के बाद भी आनी चाहिए। ये इसका रूल है। उम्मीद करता हूँ इस रूल की भी समझ आ चुकी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड है पेपर में, ये भी कई दफ़ा रिपीट हुआ है। जब हम दो का कंपैरिजन करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में दो का जिक्र किया जाता है तो उसके लिए हमने ये यूज़ करना होता है। इधर है, बिटवीन है, ईच है, कंपैरेटिव डिग्री या दूसरी डिग्री के लिए भी हम दो के दरमियान लगाते हैं, और ईच अदर ये सारे दो के लिए हैं। जबकि दो से ज़्यादा इधर से नन हो जाता है, इधर से एनीवन हो जाता है, बिटवीन से अमंग हो जाता है, ईच से एवरी हो जाता है, और दूसरी डिग्री से तीसरी डिग्री में चेंज हो जाता है, और ईच अदर से वन अदर यूज होता है। जैसा देखिए एग्जाम्पल में, दीज टू बॉयज, जब टू का जिक्र किया गया हम यहाँ पे वन अनदर नहीं लगाए, क्योंकि वन अदर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, जो दो के लिए यूज़ होता है वो ईच अदर होता है। अब ये रूल है कि आपने सेकंड वालों को देखना है कि दो की सूरत में हमने ये यूज़ करना है, दो से ज़्यादा की सूरत में हमने इनका यूज़ करना है। ये भी आप रूल को समझें, इन्हीं को देखें, जो समझने वाली बात होगी इंशाल्लाह ताला आपको वो साथ साथ समझाऊंगा। फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में बहुत दफ़ा इसको रिपीट किया जाता है, सेकंड ईयर में भी इसके सेंटेंसेस आप देखेंगे कि लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होना है। लेस्ट के आगे मे नहीं लगाना, लेस्ट के आगे विल नहीं यूज़ करना, लेस्ट के आगे शेल यूज़ नहीं करना, या इस तरह का कोई भी मॉडल वर्ब नहीं यूज़ करना। लेस्ट है तो लेस्ट के आगे हमेशा शुड का यूज़ किया जाए। तो देखिए, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे नहीं है, ना मे आएगा, ना विल आएगा, ना शेल आएगा, ना माइट आएगा, कुछ भी नहीं। लेस्ट के आगे शुड ही लगाना, बस लेस्ट देखें सेंटेंस में लिखा हुआ है तो लेस से आगे आप चेक कर दें कि लेस से आगे किस जगह पे कौन सी लाइन में शुड लिखा है, आप उसी को आप शुड के साथ आपका हमेशा फर्स्ट। ऐसा भी हो सकता है कि शुड के साथ फेल्ड आ जाए, सेकंड वर्ब नहीं, आईएनजी वर्ब नहीं लगाना। अब लेस्ट के बाद शुड ही आना चाहिए और शुड के साथ फर्स्ट वर्ब होना चाहिए, ये इसका रूल है। और रूल नंबर 64, एडवर्ब अमूमन इस वर्ब के बाद आता है जिसके बारे में ये वजाहत करता है। अब देखिए, हमने पीछे मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ जो टाइम था, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम के अलावा जितने एडवर्ब हैं वो सारे वर्ब पहले लेते हैं। देखिए, अब इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं कि आपको समझ नहीं लगेगी।
मैंने आपको यहाँ पे रूल बताया था, देखिए फर्स्ट में अब मैंने आपको रूल ये समझाया था जो एडवर्ब ऑफ टाइम के हवाले से था। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लगेगा, वर्ब बाद में लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, इन वर्ब से अलावा कोई और एडवर्ब आता है तो हम वर्ब को पहले लगाएंगे। ये रूल जहाँ पे ये दे, रूल नंबर 64। अब ये रूल ये है कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, जैसे देखिए ही इज वॉकिंग स्लोली, ही स्लोली। अब स्लोली जो है ये टाइम को शो नहीं करता, ये वक्त को शो नहीं करता। स्लोली उसका एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब को हमने वर्ब से आगे, स्लोली उसका मैनर बता रहा है किस अंदाज में चल रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम की सूरत में हम वर्ब से पहले एडवर्ब लगाते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम ना होने की सूरत में तो वो एडवर्ब आपके वर्ब के बाद आना चाहिए। ये आसान सा रूल है, इतनी मुश्किल इसमें बात नहीं है कि एडवर्ब ऑफ टाइम होगा तो वो वर्ब से पहले लगेगा, लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है तो वो वर्ब के बाद लगाना है आपने। इसके बाद रूल नंबर 65 और आज के एडवर्ब का ये लास्ट रूल है। मैनी काउंटेबल के साथ आता है और मच अनकाउंटेबल। नाउन के चैप्टर में आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल इसके बारे में जो रूल्स थे वो भी आपको बता चुका हूँ। यही रूल आपने मैनी और मच का रूल नाउन के चैप्टर में भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल पे भी देखा है। ये मैनी जो है, अगर कोई चीज़ काउंट हो सकती है, कोई चीज़ गिनी जा सकती है, तो उसके साथ हम मैनी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ गिनी नहीं जा सकती, अनलिमिटेड है, तो हम मच के साथ लगाते हैं। देखिए आई हैव मैनी मिल्क, मिल्क जो होता है ये अनकाउंटेबल में आता है, तो अनकाउंटेबल की सूरत में हमने मच को यूज़ करना है। बुक्स जो है काउंट की जा सकती है, तो काउंट होने के लिए हमने मैनी का यूज़ करना है। लास्ट में अगर आप समझते हैं, आपको जो लास्ट में मैंने रूल समझाए हैं, इन रूल से रिलेटेड जो देखे लास्ट में जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से 61 से लेकर आगे 65 तक अगर आपको रूल समझ आए हैं तो आप इनसे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, अगर आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप समझे कि आपको रूल्स की समझ आ चुकी है। अब जहाँ तक एडवर्ब का चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको एडवर्ब की समझ आ चुकी होगी, और अगर कोई कमी बेशी रहती है आप कोशिश करके उस लेक्चर को दोबारा सुने, उस जगह को दोबारा सुने। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी किसी किस्म में कंफ्यूज होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।